तो सबसे पहले आप ये बताइए, मैं आपको कुछ एंशिएंट एम्पायर्स के नाम बताता हूँ, जैसे सातवाहना, पांड्या, चोला, चालुक्य, पल्लव, अहोमा। क्या आप ये जानते हैं कि इन एम्पायर्स की एग्जैक्ट लोकेशन पूरी दुनिया के किस देश में है? ध्यान से देखिए इन नामों को। इन एम्पायर से क्या आप किसी एक राजा का नाम बता सकते हैं? किसी भी राजा का, अगर आपको लग रहा है ये तो हमें नहीं पता है, तो चलिए इनके कार्यकाल में कुछ राजधानियों के ही नाम बता दीजिए। जैसे पल्लवा डायनेस्टी के टाइम पीरियड ही बता दीजिए, या फिर अहोम डायनेस्टी के किसी भी एक ऐसे किस्से के बारे में बताइए कि शायद आपको पता होगा कि किस लिए जाने जाते थे। लास्ट ईयर पोनियन सेल्वन नाम की एक मूवी आई थी जो कि चोलास पर बनी थी। क्या आपने वो मूवी देखी थी? अच्छा, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि शायद ये सब हम किसी और देश की बात कर रहे हो या किसी और देश की डिटेल पर डिस्कशन चल रहा हो, क्योंकि शायद कभी भी इंडियन टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ाया गया हो, और जो कुछ बच्चे कुचे को पढ़ाया भी गया हो उन्हें एक छोटा सा टच देकर छोड़ दिया गया हो। चलिए कुछ अलग सवाल पूछता हूँ। चलिए बताइए कि भारत पर आक्रमण का सबसे पहला मुगल शासक कौन? क्या कोई नाम आपके कान में गूंज रहा है? जैसे बाबर। मुगल डायनेस्टी के कितने राजा थे? बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। क्योंकि इजिली सबको क्रोनोलॉजिकली पता है कि किस राजा के बाद कौन सा राजा आया था, लेकिन इससे पहले की डायनेस्टीज पे मैंने आपको कई डायनेस्टीज के नाम भी बताए, उन डायनेस्टीज तक का जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही डायनेस्टी की क्रोनोलॉजिकल वे में डिटेल अंडरस्टैंडिंग है। आपको मुगल एम्पायर के एक एक राजा का नाम याद करवाया गया है। शायद इसका कारण होगा उनका राज करने का समय, जो कि शायद बहुत सालों तक चला हो। तो आपको बता दें कि मुगल डायनेस्टी जहाँ पर 250-300 सालों तक चली थी, वहीं पे चोला साम्राज्य 1500 सालों तक था, और इसकी जड़ें नेवी के थ्रू इंडोनेशिया, साउथ चाइना सी, इन पूरे रीजन में 1500 सालों तक फैला हुआ था। इसमें राजेंद्र चोल का व्यापारिक संबंध सऊदी अरेबिया, ओमान, मस्कट, बहरीन, ईरान, तंजानिया, जाम्बिया, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, चीन, और साथ ही साथ राजा राज चोल का व्यापारिक संबंध ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मालदीव, हांगकांग, इतने बड़े इलाके तक फैला हुआ था, जिसकी पहुंच इतनी विशाल थी उन राजाओं के बारे में बात तक नहीं होती है। सातवाहना साम्राज्य 500 वर्षों तक था। पांड्या डायनेस्टी 800 वर्षों तक थी। क्या इसमें हिस्ट्री की कोई भी सेलेक्टिव टैक्टिक्स का यूज नहीं किया गया है? ये सारी बातें शायद आपको सुनने में अजीब लगती हैं, लेकिन कम से कम आपको इस बात पर एक मत तो होना ही चाहिए कि हिस्ट्री के बारे में सारी महत्वपूर्ण चीजें, चाहे वो बाहरी आक्रमणकारियों की हिस्ट्री हो या भारतीय राजाओं की हिस्ट्री, जिन्होंने सिर्फ भारत में नहीं पूरे साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बनाया था। और ये एक दुख की बात है कि पॉलिटिक्स की वजह से या फिर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से हमें सही चीजों में भी लेवल की नपुंसकता दिखाई जाती है। ऐसा कि आपको पता है कि भारत में से सबसे खूबसूरत मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, यानी जिसमें एक पूरे पर्वत को काट काट एक ही पर्वत से एक मंदिर बनाया गया, यह है दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक मैन-मेड स्ट्रक्चर, कैलासा टेम्पल। इसे सिर्फ एक पहाड़ को ही काट कर बनाया गया है। हमारे देश से बाहर कई देशों में हिंदुस्तानी राजाओं का, फिर हिंदुस्तानी साम्राज्य का हजारों सालों से फैलाव हुआ, जैसे कंबोडिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, कोरिया, जिसमें इंडोनेशियन जैसे मेजोरिटी इस्लामिक देशों में आज भी रामायण सेलिब्रेट किया। अधिकांश लोगों को इन सारी बातों की जानकारी नहीं होगी। हिस्ट्री के बारे में हमको ना तो कुछ ढंग से सिखाया जाता है और ना ही हम खुद उस हिस्ट्री में रुचि रखते हैं। आज हम भारतीय हिंदू मुस्लिम वाद विवाद में अपने आप को, अपने बायसेस को सबसे ऊपर तो रख देते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम इन इंडियन हिस्ट्री क्या है तो समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि किसी नरेटर या फिर नरेटिव की वजह से अपने दिमाग में एक आइडियोलॉजी बनाने लगते हैं, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी जिसमें हम अपने बायसेस को छोड़कर बाकी सबसे इक्वली हेट करते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि अगर अंग्रेज ना होते तो भारत में यूनिटी नहीं होती। आप यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को दोष दो, या हिस्टोरियंस को, या फिर पॉलिटिशियंस को, जिसने हमारे इतिहास को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर वन साइडेड स्टाइल अभी तक सुनाया है। इतना ही नहीं, अगर अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की बात करें तो आज हमें हमारी भाषा में ही शिक्षा को नहीं दिया जा रहा है। याद रखिए, किसी भी इंसान का दिमाग जिस एनवायरनमेंट में जिस तरीके से ढलता रहता है कि सारी समझ उसी को जस्टिफाई करने में सारी उम्र लगी रहती है। और ये बायोलॉजिकल फिजिकल रियलिटी है, इसमें अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भारत में हर शहर में हिंदी माध्यम से भी ज्यादा है। आज हमें हमारी भाषा में शिक्षा नहीं मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई अंग्रेजी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक यूट्यूब चैनल भी अंग्रेजी भाषा में है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर अंग्रेजी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता और साथ में और भी दूसरे देशों की भाषाओं को, जैसे स्पेनिश हो गया, मैंड्रिन हो गया, या फिर हमारे ही देश की साउथ की लैंग्वेजेस हो गई, इस तरीके से पढ़ाया जाता, कल्चरल हेट इंडिया को नहीं मिलता अपने ही लोगों से।
बीजेपी वाले लोगों से सीधा कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को। कमला पसंद के ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग ट्वीट में लिखते हैं कि इन्हें बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगी अगर देश को भारत करके एड्रेस किया जाएगा। सहवाग भाई कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? देश का नाम ऑलरेडी भारत है, किताबें पढ़ा करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और अगर वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों को यहाँ पर इस बात से प्रॉब्लम होती है कि ये शब्द फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है, तो इस केस में मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान शब्द का भी इस्तेमाल करना बंद कर दो। अपने आप को हिंदू बुलाते हो, हिंदू भी मत बुलाओ, क्योंकि हिंदू शब्द ही फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है। और ये क्रिकेट क्या खेल रहे हो? ये तो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया गेम है भाई। और जो स्कूल आपने शुरू किया है इंटरनेशनल स्कूल, उसमें इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? इंग्लिश तो फॉरेन भाषा है। भारत है और इंडिया शब्द है, इसको लेकर बड़ा विवाद छिड़ रहा है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? मैं जब संविधान पढ़ाया करता था, अनुच्छेद 1 पढ़ाते हुए मैं हमेशा बोलता था कि मुझे चुभन होती है ये पढ़ते हुए कि इंडिया दैट इज भारत। इंडिया शब्द वेस्ट ने दिया और बुरे भाव से दिया। उनकी नजर में इंडियन होने का मतलब है बहुत पिछड़ा हुआ होना, रेड इंडियंस, वेस्ट इंडियंस। एक अजीब सी साजिश दुनिया भर में चल रही है कि दुनिया के हर बच्चे को उसकी मातृभाषा से बचपन में ही वंचित कर दो। उसे एक ऐसी भाषा में सिखाओ जहां उसके लिए वो भाषा सीखना अपने आप में चैलेंज होगा कि मेडिकल साइंस में ऐसा क्या है जो हिंदी में नहीं पढ़ सकते। और सोचिए, डॉक्टर बनने के बाद करना क्या आपको डॉक्टर बन के आम आदमी का इलाज करना है। भारत के आम आदमी की हालत क्या है? डॉक्टर के पास जाता है, उसको एक वाक्य समझ में नहीं आता है। डॉक्टर 4 लाइन इंग्लिश के बोलता है, कुछ मुश्किल शब्द बोलता है, तो वो मान लेता है कि ज्ञानी आदमी ठीक बोल रहा होगा। उसे अपनी हेल्थ के बारे में एक वाक्य ठीक से समझ में नहीं आता है। किसी विकसित देश में चले जाइए, डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि जब तक मरीज सारी बातों को ठीक से न समझ ले तब तक इलाज शुरू नहीं कर सकता है। हमारे देश में भाषा का अंतर ऐसा है कि मरीज अपनी बीमारी को ठीक से कभी समझ ही नहीं पाता है। ऑपरेशन तक की सहमति ले लेते हैं अंग्रेजी बोल के, वो समझ नहीं पा रहा होता, हाँ तो हो गया, साइन कर, हाँ साइन कर दिया। उसमें क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे, तुम मर भी सकते हो, मर गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। पता ही नहीं उस बेचारे को। क्यों भारत का हर डॉक्टर, तमिलनाडु का डॉक्टर तमिल में क्यों ना बात करे पेशेंट के साथ, कर्नाटक का डॉक्टर कन्नड़ में बात करे, हिंदी का डॉक्टर हिंदी में बात करे, और अंग्रेजी मातृभाषा वाले जो 2,70,000 लोग हैं उनके लिए कुछ डॉक्टर इंग्लिश पर रख लीजिए। डॉक्टर की भाषा तो समाज की भाषा होनी चाहिए, यही कानून के साथ है। केस मेरा है, मुझे हिंदी आती है, मेरा वकील अंग्रेजी में कुछ कुछ बोला, जज ने कुछ कुछ बोला, फैसला हो गया, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ, और इतना में पुलिस आगे मुझे ले गई और मैं परेशान हूं कि हुआ क्या। मेरे मामले के किसी प्रसंग में मेरी भूमिका ही नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रिया दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में चल रही है जिनके पास एक भाषा है जो मेरी भाषा नहीं है, जबकि मामला मेरा है, और कहने को लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये भाषा के सर पर तानाशाही है, बुरी चीज है। और मैं जब भी ये बात कहता हूं, बार बार कहता हूं, ज्ञान की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि रिसर्च आप उसके बिना नहीं कर पाएंगे। बहुत मामलों में सीखने की जरूरत है, उससे भी, जापानीज से भी, फ्रेंच से भी, सबसे सीखने की जरूरत है। लेकिन आपके देश के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आपकी भाषा में बात ना होती हो, ये बुरी बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात है। हमें एक समाज के तौर पर शर्म आनी चाहिए। देश में, मेरे सुप्रीम कोर्ट में अपनी भाषा में आप बोल भी नहीं सकते। आप 28 राज्यों में से केवल 4 राज्यों में हिंदी में हाई कोर्ट में बात करने की परमिशन देते हैं। पर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? कुछ गिने चुने एलिट्स के हिसाब से जनता अपनी भाषा बदलेगी, या जनता की भाषा से प्रशासक भाषा बदलेंगे अपनी। अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जनता की भाषा ही केंद्र में होनी चाहिए, कोई और भाषा केंद्र में कैसे हो सकती है? पर हम लोग इतने आदी हो चुके हैं, हम स्लेव मेंटेलिटी के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं। अगर हिंदुस्तानी कल्चर की सबसे बड़ी हत्या में यूज होने वाले टूल का आप नाम जानना चाहोगे तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ही हैं, जहाँ पे इंग्लिश को एक भाषा नहीं, एक जीवन की तरह लोगों के ऊपर थोपा जाता है। इन स्कूलों में आज भारत में रीजनल लैंग्वेज में देने वाली एजुकेशन से भी कई गुना बढ़ चुकी है। हम कितना भी अपने देश को विकसित कर लें, लेकिन बार बार भारतीयता को गाली देना और सेलेक्टिव नपुंसकता दिखाना आज हमारे देश में एक आम बात है। और इसका सबसे बड़ा कारण है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। इंग्लिश भाषा, इंग्लिश कल्चर, वाइट पीपल्स, ये सारी चीजें एक साथ पूरे भारत को और पूरी भारतीयता को, भारतीय कल्चर को खत्म करने की आज से लगभग 300-400 साल पहले से विलियम जॉन्स, लॉर्ड मैकाले से ब्रिटिशर्स की शुरुआती साजिश थी। और देखा जाए तो भारत इन सारे पैरामीटर्स में कहीं भी सहज नहीं है। लेकिन आज भारत की ये मजबूरी बन चुकी है कि वो भारतीयता से ही नफरत कर रहा है। देखिए, अंधविश्वास को खत्म करना पूरे इंसानियत की सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन नरेटिव्स और आइडियोलॉजीज जब भी किसी चीज को टारगेट करती हैं तो उनका बेसिक एजेंडा होता है इंटायर कल्चर को ही नेग्लेक्ट करना। हमें यहाँ पर भी चुनाव करना चाहिए कि मान लिया भारतीय कल्चर में बहुत सारे लोग अंधविश्वासी हैं, बट कितने सारे ऐसे भी लोग हैं और उसको प्रमोट करते हैं और उनका इश्यू रियल है, वो किसी आइडियोलॉजी या फिर एजेंडा से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि एक एक्चुअल भारतीय समस्या को लोगों के सामने ला रहे हैं। साउथ में क्या तमिल में बात करते हैं, प्राउड फील करते हैं। कन्नड़ है, कन्नड़
प्राउड फील करते हैं। अब सारे वहां पे राइटर्स वो भी कन्नड़ में बात कर रहे हैं, जो स्क्रीन प्ले राइटर वो भी कन्नड़ है ना, जो सारे लोकल हैं, जो आपका मेकअप कर रहा है वो भी वहीं का है, सब हर मतलब डायरेक्टर भी कन्नड़ में बात कर रहा है, तमिल में बात कर रहा है या मलयाली में बात कर रहा है, तो उनका जो माहौल बनता है ना वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो क्रिएट होगा ना उनका। हमारे यहाँ पे सिर्फ ऐसा है कि अजीब सी एक वो है ना, आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो लेकिन डायरेक्टर भी असिस्टेंट भी सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं और एक्टर की समझ में ही नहीं आ रहा क्या, या यू कैन डू इट, यू नो यू विल कम हियर एंड देन यू विल गो देयर, एंड एक्टर की समझ में नहीं आ रहा क्या, बस सीधा सीधा बोल देना यार, उससे क्या हो परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, यू नो आधा अधूरा सुनाई देगा ना। इन सारी बातों में आपको पता होना चाहिए कि मैं किसी भी देश और किसी दूसरी भाषा के प्रति नफरत नहीं उगल रहा हूँ, बल्कि आपको ये बता रहा हूँ कि अगर किसी भाषा या संस्कृति को अगर अपनाने का ऐसा चलन है जहाँ हमारे बच्चों को हमें अपने कल्चर का गला घोटकर दूसरी संस्कृति को अपनाना पड़े, तो ये पूरे इंडियन कल्चर के लिए अभिशाप होगा। कंपेरेटिवली अगर आपको बताया जाए जैसे कि पर्शिया, ग्रीस, इजिप्ट, माया ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं थी जिन्हें कुछ रिलीजन्स ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अंधविश्वास को इग्नोर करके किसी भी समाज में किसी भी समस्या में सही चीजों को सीखने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी के एजेंडा के थ्रू सबको एक नज़र से देखना चाहिए कि यहाँ पे सब तो अंधभक्त है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यूट्यूब पर ही एजुकेशन की बात करें तो लोग न्यूट्रलिटी का नाम तो लेते हैं, अपनी ही आइडियोलॉजी की कमियों को कभी भी ऊपर नहीं रखते हैं। तो ऐसे सेलेक्टिव एजेंडाज को रखने वालों को हम अंध नपुंसक कह सकते हैं, और आप इन्हें ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये सब जानबूझकर करते हैं, ये इनकी साइकोलॉजिकल मजबूरी बन चुकी है। यहाँ पे मैथमेटिकली न्यूट्रलिटी की जगह बार बार इन्हें अपना बायसेस को ऊपर रखना होता है। एग्जाम्पल के लिए इनके व्यूअर्स की बात करें तो कंपेयर टू अदर न्यूट्रल यूट्यूबर्स की बात करें जैसे नीतीश राजपूत, मोहक मंगल, तो आपको पता चलेगा कि जो अदर न्यूट्रल यूट्यूबर हैं इतना ज़्यादा कट्टर और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं रखते हैं, और उनके व्यूअर्स सिर्फ पार्टी की वजह से किसी को गाली गलौज नहीं देते हैं। आपको बेसिक बता देता हूँ कि अंध भक्तों में और अंध नपुंसकों में क्या अंतर है। आइडियोलॉजी की चरम सीमा को आप अंध भक्तों की सीमा कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी समाज में चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, हर समाज में मैक्सिमम अमाउंट में आपको मिलेंगे। और उसी तरीके से अंध नपुंसक भी होते हैं, न्यूट्रलिटी का मास्क लगाते हैं और एक बहरूपिये की तरह छुपे हुए होते हैं। इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ ये लोगों को ट्रेन करते हैं और एक लॉन्ग टर्म में पूरे देश के मत एक दूसरे के अपोजिट होते चले जाता है। ऐसे लोग जिन्हें किसी भी इनजस्टिस पर आवाज उठाते हुए लोग फैसिस्ट दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि फैसिज्म शुरू ही एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी से होता है। एग्जाम्पल के लिए वक्फ बोर्ड को ही ले लीजिए, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे जमीन वक्फ बोर्ड के हाथ में, लगभग 77% ऑफ दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। और फिर 90s का कश्मीरी पंडितों का पलायन ले लीजिए। यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो लड़ाई है वो हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा इंडियन पॉलिटिक्स की है। और यहाँ पे हार भी इंडियन पॉलिटिशियंस की हुई, ऐसे पॉलिटिशियंस जो अपीजमेंट के लिए किसी भी तरह का न्याय कभी भी नहीं कर पाए। और ये हर तरह के पॉलिटिशियंस की हार है, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। और अगर आप इंजस्टिस को ही देखोगे तो वो रिलीजियस आइडियोलॉजी की वजह से ही क्यों ना हो, फिर या फिर किसी दूसरी वजह से हो। हमें हर बार रूढ़िवादिता को और कट्टरपंथ को निशाना बनाना ही चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म में हो या फिर इस्लाम में हो। इसका मतलब ये है अगर किसी भी धर्म के कट्टरपंथ को निशाना बनाया गया, उसका मतलब ये नहीं कि वो इस धर्म को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ऐसे अंध नपुंसकों की कैटेगरी में सेलेक्टिव आइडियोलॉजीज हिंदू तलवार लेकर मस्जिद पर अक्सर दिखाई पड़ते हैं, बट जहाँ संदेश खाली या फिर रियासी अटैक होता है या फिर MK स्टैलिन का एंटी सनातन बयान, यहाँ पे ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह खत्म कर देना चाहिए, या फिर अकबरुद्दीन ओवैसी का एक्सट्रीम कट्टरपंथ वाला बयान, इन सारी चीजों को इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है कि इनकी चमड़ी सूअर की चमड़ी की तरह मोटी, कभी भी अपने बैग में किसी भी आइडियोलॉजी की अच्छाई को और बुराई को दोनों को एक साथ बराबर बराबर रेशियो में नहीं रख सकते हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाली ऐसी आइडियोलॉजीज में एक चीज पूरी तरीके से ब्लैक होती है तो दूसरी चीज पूरी तरीके से व्हाइट। जहाँ पे पूरी दुनिया में लिबरल्स इलीगल इमिग्रेशन पर आवाज उठा रहे हैं, यहाँ के CAA पर उनकी समझ बदल जाती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी भी तरह के क्रिमिनल एक्टिविटी को या फिर किसी भी इनजस्टिस को ऐसे ही नजरिए से देखना जरूरी हो गया है। और ये सारी चीजें वो सारे व्हाइट मैन बर्डन्स के अंदर आती है, यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल। और इन कंफ्यूज्ड अंध नपुंसकों का जीवन रियलिटी के अलावा इग्नोरेंस या फिर पॉलिटिक्स के काम आ जाता है। कुल मिला के ऐसे लोगों को अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।